अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इखराजी निज़ाम और इखराजी मादे, ये सबक से माखूज़ है जिसका नाम है मिख्तर। मिख्तर और नेफ्रॉन ये शक्ली और आफ़ाली इकाई है हमारे गुर्दे की। मतलब ये हमारे गुर्दे का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। मतलब ये मेन पार्ट है हमारे गुर्दे का, हमारे किडनी का। अब ये जो मिख्तर है, ये जो नेफ्रॉन है, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टू 1 मिलियन के तादाद में होते हैं। तो यहाँ पर ये जो मिख्तर होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो कंपोनेंट है, ये जो नेफ्रॉन है, ये एक नेफ्रॉन की स्टडी हम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, हमारा जो किडनी था, ये किडनी के स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, जूम किया। ये जो हमारा गुर्दा था, गुर्दे का कंप्लीट स्ट्रक्चर था, उसमें बहुत सारे डॉट 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 थे। उसमें से एक सिंगल नेफ्रॉन को हमने क्या किया, हमारे स्टडी के लिए लिया। ये सिंगल नेफ्रॉन को मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पर जूम किया हूँ, उसको और क़रीब से देखने की कोशिश किया हूँ। तो यहाँ पर इस मिख्तर का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो कंपोनेंट है वो बेसिकली यहाँ पर 4 कंपोनेंट है। ये 4 कंपोनेंट के और 4 हिस्सों के और भी बहुत सारे ज़ैली पार्ट है, वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहला पार्ट जिसको मैं कह रहा हूँ माल्फिजियन बॉडी। माल्फिजियन बॉडी इसके ज़ैली पार्ट है, जिसमें ये जो रेड कलर का हिस्सा है, इसे मैं कह सकता हूँ ग्लोमेरुलस। इसे मैं क्या कह सकता हूँ, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस बहुत ज़्यादा वैस्कुलर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा खून की नालियाँ होती है। यहाँ पर कैपिलरीज होती है। ये कैपिलरीज क्या करती है, ये खून की नालियाँ यहाँ पर खून को फिल्टर करने के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है। तो चलते हैं आगे। ये जो ग्लोमेरुलस है उसके पास एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो पार्ट है इसे मैं कह सकता हूँ बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये दोनों को हम कॉमनली क्या कहते हैं, माल्फिजियन बॉडी। बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को इज्तिमाई तौर पे हम माल्फिजियन बॉडी ऐसा कह सकते हैं। और ये ग्लोमेरुलस जो आता है, ये एक ट्यूब से इसके और ब्रांचेस, शाखें निकलती है। एफरेंट आर्टीरियोल यहाँ पर जो ये शरियान है, ये शरियान को हम एफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं। ये एफरेंट आर्टीरियोल के शाखें यहाँ पर होती है और ये ग्लोमेरुलस बनाता है। और ये ग्लोमेरुलस फिर से जॉइन होते हैं, ये शाखें फिर से मिलती है आपस में और इफरेंट आर्टीरियोल बनती है और ये शरियान फिर आगे चले जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल, दोनों के बीच में जो जालीनुमा खून की नालियाँ है, वो खून की नालियों को हम ग्लोमेरुलस ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर एफरेंट आर्टीरियोल का जो डायमीटर है, इसका जो पर्टिकुलर साइज है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इफरेंट आर्टीरियोल। दोनों के डायमीटर में, दोनों के एक फ़र्क होगा, दोनों के साइज़ में। इफरेंट आर्टीरियोल थोड़ा सा छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू एफरेंट आर्टीरियोल। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप होगा और ये प्रेशर की मदद से फिर यहाँ पर पेशाब बनने के अमल में हेल्प करेगा, फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हो गया बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का पार्ट। थोड़ा सा आगे जाएंगे हम, तो ये जो रीजन है, ये नेक का रीजन है। नेक के रीजन से जो पाइप निकलता है आगे, इसको कहते हैं हम खरीबी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसे हम खरीबी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कह सकते हैं और उसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऐसा भी कह सकते हैं। इसे खरीब क्यों कहा हमने, खरीब इसलिए कहा कि ये हमारे माल्फिजियन बॉडी से करीब है, इसलिए इसको पहले आना है, इसलिए इसको खरीब कहा। रेफरेंस पॉइंट इसके लिए जो है वो है हमारा माल्फिजियन बॉडी। तो खरीबी ट्यूब के बाद जो यू शेप स्ट्रक्चर है, ये यू शेप स्ट्रक्चर को हेनलेस लूप ऐसे भी कह सकते हैं। हेनलेस ये साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पर हम इसको लूप ऑफ हेनले और हेनलेस लूप ऐसे भी कह सकते हैं। हेनलेस लूप में 2 अलग अलग हिस्से किया है, एक है डिसेंडिंग ट्यूब और एक है असेंडिंग ट्यूब। डिसेंडिंग ट्यूब जो क्या करेंगे,
हमारा जो फिल्ट्रेट है, जो हमारा फिल्टर हुआ माया है, उसको यहाँ पर नीचे की तरफ लाएगा, निचली हिस्से में उसको लेकर के जाएगा फिल्ट्रेट को। तो इसीलिए इसको डिसेंडिंग ट्यूब कहते हैं। और असेंडिंग ट्यूब ये फिल्टर किया हुआ माया ऊपर की तरफ लेकर के जाएगा। सबसे पहले हमारा जो ब्लड है यहाँ से पास हो गया, ब्लड के कुछ चीज़ें फिल्टर होके यहाँ पर आ गई, बाकी का ब्लड आगे चला गया। अब ये जो फिल्ट्रेट था, फिल्ट्रेट से फिर हमारा ये आगे बढ़ता गया फिल्ट्रेट करीबी ट्यूब से होकर के डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब से असेंडिंग लिम्ब में आएगा माया, और फिर आगे निकल जाएगा यहाँ पर दूर वाले ट्यूब में। जो दूर वाला कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये दूर वाले कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये माया आगे चला जाएगा, और उसके बाद फिर ये पर्टिकुलर पाइप में आएगा जिसे हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं। और हासिल करने वाला पाइप कहते हैं। हासिल करने वाला पाइप मतलब क्या? जो फिल्ट्रेट को अपने अंदर लेगा और उसे आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये दो अलग अलग मैंने यहाँ पर पार्ट बताया हूँ जो बेसिक पार्ट है इसके। एक है हमारा मालफिजियन बॉडी और दूसरा ट्यूबुलर पार्ट। ये दो पार्ट है यहाँ पर हमारे मिख्तर के हिस्से के, जो बहुत अहम रोल अदा करेंगे हमारे पेशाब के बनने में। ऐसे मिख्तर 1 मिलियन तक हो सकते हैं एक सिंगल किडनी में, एक सिंगल गुर्दे में। आगे के डिस्कशन में हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की वजह से, इस सिस्टम के वजह से कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है ये चर्चा करेंगे। ठीक है, खारूजा बनने का अमल और पेशाब बनने का अमल आज हमें स्टडी करना है कि किस तरीके से यूरिन का और पेशाब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट कुछ लेक्चर से डिस्कस किया है कि ये जो गुर्दे होते हैं ये ख़ास तौर पे पेशाब बनाने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। अब हमको ये देखना है कि ये जो गुर्दे होते हैं और उसमें एक गुर्दे में 1 मिलियन जो मिख्तर होते हैं, पेशाब बनने का अमल ये कैसे अंजाम देते हैं, ये हमें आज के डिस्कशन का मकसद है। ठीक है, तो बच्चों, खारूजा बनने के अमल में जो 3 अलग तरीके के प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, 3 अलग अलग मरहले इसमें है। एक है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है सीक्रेशंस। ये 3 अलग अलग मरहले हैं जिसकी मदद से यहाँ पर पेशाब बनने का अमल और खारूजा बनने का अमल अंजाम पाएगा। ठीक है, मैंने डिस्कस कर चुका था कि ये जो पार्ट है, ये जो हेड का रीजन है, इसे मैंने मालफिजियन बॉडी कहा था। मालफिजियन बॉडी में 2 पार्ट है। एक ग्लोमेरुलस का पार्ट है जो कि खून के नालियों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद है हेनलेस लूप। हेनलेस लूप के बाद ये पिछला हिस्सा है। ठीक है, दूर वाला कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और पास वाला, नज़दीक वाला कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो कलेक्ट करेगा हमारे फिल्ट्रेट को। ये जो प्रोसेस होता है खारूजा बनने का, इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व है जो मैंने अभी डिस्कस किया हूँ। उसमें सबसे पहली स्टेप है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन मतलब क्या? अल्ट्राफिल्ट्रेशन मतलब छनने का अमल। किस चीज़ के छनने का अमल? इसमें जो है खून के छनने का अमल अंजाम पाएगा। खून के छनने का अमल कैसे अंजाम पाएगा? यहाँ पर खून के छनने के लिए दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे। एक तो ये हमारा ग्लोमेरुलस का पार्ट, ग्लोमेरुलस का पार्ट जो लाल कलर से बनाया हूँ। देखिए बच्चों, ये जो अफरंट वरीद शिरियान है, ये अफरंट शिरियान का डायमीटर बहुत ज़्यादा है और ईफ्रंट शिरियान का डायमीटर बहुत कम है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून आएगा लेकिन कम खून आगे जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप होगा जिसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और माया का प्रेशर कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और माया का प्रेशर, जो रुका हुआ माया है उसका प्रेशर यहाँ पर डेवलप होगा। और आपको पता है कि कैपिलरीज का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा पोरस नेचर का होता है। पोरस नेचर का मतलब क्या? छन्नी नुमा स्ट्रक्चर होता है। जैसे छन्नी होती है, हम किसी चीज़ को उससे छानना चाहे तो जो स्मॉल पार्टिकल है, जो छोटे छोटे पार्टिकल है, छोटे ज़र्रात है, वो आसानी से वहाँ से पास हो जाती है, लेकिन जो मोटे ज़र्रात है वैसे ही बाकी रहेंगे एज अ रेसिड्यू के फॉर्म में। तो यहाँ भी वैसे ही होगा, खून से बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर छनकर इस कप शेप स्ट्रक्चर में आएंगे। ये कप शेप का भी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पोरस होगा और यहाँ पर जो सेल होंगे उसे हम पोडोसाइट्स कहेंगे।
ठीक है। पोडोसाइट्स मतलब क्या, यहाँ पर जो सेल है बाउमेंस कैप्सूल में जो सेल है उसे पोडोसाइट्स कहेंगे, उसका नाम है। आपके बहुत सारे जो लिटरेचर है, नीट का बुक है, उसमें भी आपके पास ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर की मदद से फिल्ट्रेशन होगा खून का, और जो छोटे साइज़ के मादे थे वो आसानी से छन करके ये कप शेप स्ट्रक्चर में आएंगे। बकिया जो भी खून के कंपोनेंट्स है वो आगे चले जाएंगे। ये पहला स्टेप है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा है, बाउमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए कुछ ख़ास प्रेशर है जो इसमें हिस्सा लेंगे, और ये प्रेशर की मदद से यहाँ पर खून कप शेप स्ट्रक्चर में आएगा। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ये जो माया जो छन के आगे आया हुआ है, इस माए का बहुत सारा हिस्सा एब्जॉर्ब होगा, जज़्ब किया जाएगा, उसका इंजेज़ाब होगा। इंजेज़ाब कहाँ पर होगा, वापस किडनी में होगा। किडनी रिटेन कर लेंगी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर एरो मार्क्स बनाया हूँ, मतलब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का इंजेज़ाब होगा और पानी का इंजेज़ाब होगा। अगर वह पानी ज़्यादा मिक़दार में है तो उस केस में पानी का यहाँ पर इंजेज़ाब नहीं होगा, पानी जज़्ब नहीं होगा, वो वापस यूरिन के साथ चला जाएगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर पानी कम मिक़दार में है हमारे बॉडी में, तो उस कंडीशन में पानी का इंतज़ाम होगा। जैसे हम रोज़े की हालत में होते हैं, उस टाइम पे वाटर का और पानी का जो जज़्ब होने का अमल है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पर अमोनिया है जो कि बहुत जहरीला मादा है, हमने देखे थे लास्ट कुछ लेक्चर्स में, और हाइड्रोजन आयन्स है, इनका क्या होगा, यहाँ पर सिक्रीशन होगा, वापस इसमें आ जाएंगे ये चीज़ें, मतलब ऐड हो जाएंगे हमारे फिल्ट्रेट में जो यहाँ से छन करके आया हुआ है। ये फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद, पीसीटी के बाद यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्फ में आएगा। ये लूप ऑफ हेनले का हिस्सा है, यू शेप स्ट्रक्चर। तो ये फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्फ में आएगा, और डिसेंडिंग लिम्फ में पानी का इंजेज़ाब होगा, कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब कंडीशन अप्लाई होंगी यहाँ पर। अगर ज़्यादा पानी है हमारे जिस्म में तो यहाँ पर पानी का इंजेज़ाब बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर पानी कम है तो यहाँ पर भी पानी महफूज किया जाएगा, वापस हमारे बॉडी में भेज दिया जाएगा। फिर असेंडिंग लिम्फ की मदद से ये फिल्ट्रेट ऊपर आगे बढ़ेगा, और इस इलाके में जो सबसे अहम काम अंजाम हो रहा है वो सोडियम क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का इंजेज़ाब हो रहा है, और सोडियम क्लोराइड बॉडी में फिर महफूज किया जा रहा है। तो एक तो बात यहाँ पर समझने की है, अगर इस फिल्ट्रेट से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तो हमारा फिल्ट्रेट बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, पानी का अगर ज़्यादा इंजेज़ाब होता है तो फिल्ट्रेट बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड फिल्ट्रेट होगा। और ये कॉन्सनट्रेटेड फिल्ट्रेट जब आगे बढ़ेगा तो वहाँ से नमकियात भी वापस महफूज किए जाएंगे, जिसकी वजह से फिर से वो डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट मतलब जिसमें नमकियात की मिक़दार कम है, और कॉन्सनट्रेटेड मतलब जिसमें नमकियात की मिक़दार ज़्यादा है। तो यहाँ पर पानी जब वापस लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है नमकियात की मिक़दार यहाँ पर ज़्यादा है। फिर यहाँ पर ऊपर जाने के बाद यहीं पर मरहले में सोडियम क्लोराइड को एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो वापस से इसका जो कॉन्सनट्रेशन था वो कम हो जाएगा। जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और पिछले कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जब हमारा फिल्ट्रेट आएगा तो वहाँ पर भी सोडियम क्लोराइड और पानी और जो ज़रूरी मादे हैं जैसे कि ग्लूकोज़ है, यहाँ पर 100% ग्लूकोज़ और फ्रुक्टोज़, अमाइनो एसिड, जो भी ज़रूरी मादे हैं जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें यहीं पर महफूज की जाएंगी, मतलब उसकी इंजेज़ाबियत हमें देखने को मिलेंगी। और आगे जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों का क्या होगा, सिक्रीशंस होगा, जैसे कि हाइड्रोजन आयन का ख़ास तौर पे यहाँ पर सिक्रीशन होगा पिछले पाइप में, यहाँ मतलब इस हिस्से में हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशंस होगा। और हाइड्रोजन आयन और जो दूसरे टॉक्सिन्स जो रह चुके थे यहाँ से, उनका फिल्ट्रेशन नहीं हुआ था, तो ये खून की नाली आगे बढ़ करके यहाँ पर इसके अतराफ में पेचदार हिस्सा बनाएंगी, जिसे हम कहेंगे पेरीटिब्युलर कैपिलरी नेटवर्क। यहाँ पर हेनलेस लूप के पास भी और ये पिछले पाइप के पास भी यहाँ पर पेचदार घुमावदार हिस्सा बनेगा इसके अतराफ में, और ये क्या करेगा, ये जो फाजिल मादे और गैर ज़रूरी मादे जो फ़िल्टर नहीं हुए थे पहले यहाँ पर, तो उसको सिक्रीट करेगा।
उसी को हम क्या कह रहे हैं, सिक्रीशंस। उसी को क्या कह रहे हैं, सिक्रीशंस कह रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 अमल है। अब ये जो प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का भी और सिक्रीशंस का भी, तो इसके पीछे 2 अलग अलग हमको स्टेप्स और इसके 2 मरहले दिखते हैं। 2 तरीक़ों से ये प्रोसेस अंजाम पाता है। एक तो प्रोसेस है बच्चों जिसको कहते हैं हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन, और दूसरा है पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब ये दोनों में क्या फ़र्क है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन में जो एब्जॉर्प्शन होगा वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या? मान लो एक कंपार्टमेंट ए है और एक कंपार्टमेंट बी है। दोनों कंपार्टमेंट के बीच में दरमियान में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें कुछ चीज़ें पास हो सकती है लेकिन कुछ चीज़ें पास नहीं हो सकती। तो कंपार्टमेंट ए में, यहाँ पर मैं बोर्ड पे ही बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ये देखिए एक कंटेनर है, ये कंटेनर में एक मेम्ब्रेन बनाया हूँ। एक कंपार्टमेंट ए है बच्चों और एक कंपार्टमेंट बी है। यहाँ पर पानी 90% है और जो दूसरे सॉल्यूट है वो 10% है। और यहाँ पर मान लो यहाँ पर पानी 50% है और दूसरे सॉल्यूट 50% है। तो पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ पर ज़्यादा है? जाहिर सी बात है कंपार्टमेंट ए में पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर होता क्या है, जनरली जो सॉल्वेंट होता है, पानी होता है, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। मतलब जो हमारा मुहल्लिल होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्शन में जाएगा। ये जनरली होता है, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। अब इसके बरखिलाफ अगर अमल हो रहा है तो उसे रिवर्स ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं। कैसे होगा? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कुदरती तौर पे पानी कंपार्टमेंट ए से बी तक जाना चाहिए, लेकिन अगर इसके बरखिलाफ हमें अगर करना हो तो हमें तवानाई की और एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जी की यहाँ पर भी वैसे ही होगा। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन का कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन के बरखिलाफ यहाँ पर एनर्जी के हेल्प से एब्जॉर्प्शन होगा और वो एनर्जी होंगी एटीपी। ये जो सालमियत है, ये जो सालिमा है एटीपी का, यही तवानाई को मुहैया करेगा और इसके मदद से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हमें देखने को मिलेंगी। तो इसे हम कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अगर आपको ये एब्जॉर्प्शन और ये कॉन्सेंट्रेशन का कंसेप्ट नहीं समझ रहा है तो आप कमेंट्स करिए और उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो इसी के बेस पर बनाऊंगा। ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या होता है, ये प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तो प्रोसेस हुआ एक्टिव एब्जॉर्प्शन का। अब दूसरा प्रोसेस है पैसिव एब्जॉर्प्शन का। पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? इस तरीके का कोई मतलब एटीपी का सालिमे का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर अमल हमें देखने में आएगा। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब जो पहला केस था, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो हो जाएगा लिक्विड और कोई भी सॉल्वेंट। उसमें हो रहा क्या? कॉन्सेंट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा और उसी के हेल्प से यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और आसानी से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने खारूजा बनने का अमल देखा। खारूजा बनने के अमल में हमने 3 अलग अलग मरहले देखे, जिसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशंस। ये तीन प्रोसेस की मदद से यहाँ पर हमको पेशाब बनने का अमल देखने में आ सकता है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करिए। अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तब भी कमेंट करिए। उस हिसाब से फिर मैं लेक्चर को मॉड्यूलेट करूँगा ताकि आप इसे आसानी से समझ सको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।